में थोड़ा सा डिले हो जाता है, या इसके अलावा जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है पेपर की, उस डिस्ट्रीब्यूशन में बाज़ का 2-4 मिनट ऊपर चले जाते हैं। तो अब आपका जो 2 PM से लेकर 2:30 PM ये आपका टाइम MCQs का है। तो अब इसमें अगर इन्वेजिलेटर ने या डिप्टी ने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में 2-4-5 मिनट आपके यूटिलाइज कर दिए, तो आपका इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। उसमें अब आपके 20 MCQs हैं, और 20 MCQs में राउंड अबाउट 8 to 10 MCQs, 8 से 10 MCQs तकरीबन वो होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, जिनको आपने सॉल्व करने के बाद फिर ऑप्शन मार्क करने। और पहले तो ये होता था कि चलें आपने बस करेक्ट ऑप्शन निकल आया तो आपने ABCD में से किसी को भी मार्क कर दिया, उसको इनसर्कल कर दिया, तो ये आपके MCQ ख़त्म हो गया। लेकिन अब आपको पता है कि अब आपने OMR शीट पे भी फिल करने हैं। तो OMR शीट के फिलिंग के लिए तकरीबन आपके पास 3 मिनट्स लग जाते हैं, तकरीबन आलमोस्ट 2 से 3 मिनट सारे के सारे MCQs फिल करने में लग जाते हैं। तो वो टाइम भी आपने जहन में रखना है उस टाइम के हवाले से भी। तो अब आपके टोटल ये, बल्कि ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरे 30 मिनट का भी नहीं होता, ये राउंड अबाउट 25 मिनट में ले लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसका आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला पेपर है। तो पहले पेपर में हो सकता है कि 4 से 5 मिनट, 5 मिनट तक आपके टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बोर्ड मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होंगे, उसमें सुपरिंटेंडेंट होगा, डिप्टी होगा, इन्वेजिलेटर होगा, इनमें से कोई भी 5 मिनट तक आपके जो है वो टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको वेस्ट करवा सकते हैं। और एट द एंड वो अपने ऊपर लेते भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही MCQs का टाइम एंड होता है, वो कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि जैसे ही टाइम ओवर हो तो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर MCQs का जो पोर्शन है उसको एक इन्वेलप में बंद करके सील कर दिया जाए। ठीक है। तो अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन पेपर रिसीव करने में वो डिले नहीं करते। पेपर रिसीव करने में बहुत जल्दी जो है वो रिसीव कर लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 5-7 मिनट जो आपके शुरू में वो अगर करें, तो आप जो 20 MCQs हैं, अब इसमें से कोई MCQ आपका मिस ना हो। जैसा कि आप 90+ में जो मार्क्स लेते रहे, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो मार्क्स कटते हैं मैथ्स में ज़्यादातर वो MCQs में ही कट रहे होते हैं। और MCQs में मैंने आपको बताया कि 8 से 10 MCQs आपने सॉल्व करने वाले होंगे, और तकरीबन बाकी 10 MCQs डायरेक्ट ऑप्शन मार्क करने वाले भी होंगे। ठीक है। तो कुछ MCQs होते हैं जो इनको डायरेक्ट मार्क किया जा सकता है, या एक स्टेप में उसका आंसर आप निकाल के मार्क कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप प्रॉपर रफ शीट पे सॉल्व करेंगे और देन फिर आप उस पे मार्क करेंगे। अब रफ वर्क आप कहाँ पे करेंगे? तो रफ वर्क आपको पता है वो आपने कहाँ पे करना है। रफ वर्क के लिए आपको जो शीटें देंगे, और इसका पेपर आपको पता है शीट पे आपका नहीं होना। ठीक है। मैथ्स का पेपर आपका शीट पे नहीं होना। नॉर्मल जो आपकी वैसे पहले से बोर्ड की शीट्स चल आ रही हैं, जिसको शीट कहा जाता है, उसी पे ही आपका ये पेपर होना है सब्जेक्टिव। शीट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसका जो लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज पे आपने सारा रफ वर्क करना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं किया जाता, और उसमें चीटिंग केस भी बनाया जा सकता है। इस वजह से आप बिला वजह क्वेश्चन पेपर पे रफ वर्क ना करें। OMR शीट पे तो करना ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो आपने वापस देनी होगी। तो जो शीट का लास्ट पेज है वहाँ पे आप रफ वर्क करें, और साथ ही आप
का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर आप हल्का सा ABCD है तो हल्का सा टिक मार कर लें कि इसमें आपका पहले में A आ गया, दूसरे में जब ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसमें आप अगर C आ रहा है तो C मार कर लें। तो पहले आप कोशिश करें तकरीबन घड़ी साथ लाजमी रखें। अगर क्लास में नहीं लगी हुई तो आपके पास जो है वो हैंड वॉच होनी चाहिए जिसमें आप टाइम का हिसाब रख सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम गुजरते पता नहीं चलता और पता तब चलता है जब पेपर्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम फिर जल्दी जल्दी जो है वो तुक्के लगाए जा रहे होते हैं। तो उसमें कोशिश करें कि आपका जो पहले 18 मिनट्स हैं या मैक्सिमम 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे ये सारे के सारे ऑप्शंस आप मार्क कर लें। और फिर लास्ट में 3 से 4 मिनट आप OMR शीट फिलिंग के लिए रखें। और MCQ अगर आपको नहीं भी आता तो ये तो आपको पता है कि आपका नंबर जो है वो अगर आपने मार्क ना किया तो वैसे ही ज़ाया हो जाने। तो अगर नहीं भी आता तो कम अज़ कम आप उसको तुक्का लाजमी लगा दें, ठीक है। पहले तो आप वो वाले जल्दी मार्क करें जो आपको एग्जैक्ट आते हैं, और अगर बीच में कोई 1 2 3 MCQs ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं पता चल रहा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो उसमें फिर आप कोशिश करें कि मार्क लाजमी कर दें, उसको ब्लैंक ना छोड़ें, ठीक है। ये तो बात होगी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे शहजादे खुसूसन मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव में वो डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर कि दूसरा मार्क करेगा और फिर वो हमें बताएगा, तो देन फिर हम अपने मार्क करेंगे। तो उसमें जो टॉपर्स होते हैं नॉर्मली उन्हीं के ऊपर तकिया किया होता है इधर उधर वालों ने। तो इस मरतबा तो आपको पता है कि SOPs को फॉलो करवाते हुए डिस्टेंस चेयर्स के दरमियान थोड़ा होगा जिसमें चीटिंग का चांस आप बच्चों के लिए नहीं होगा। तो इस वजह से जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होंगे उनको चाहिए कि दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें, बिल्कुल अपना इंडिविजुअल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं उसको तो अपनी परेशानी लगी हुई है, उसने 20 में से 20 लेने, ठीक है। तो वो कभी भी आप पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप दूसरे पे डिपेंड करते हुए सारे के सारे MCQs ही छोड़ दें या आखिर में पता चले कि इन्विजिलेटर ने आपसे जो है वो पेपर वापस ले लिया और आपके 5 7 10 MCQs ब्लैंक रह गए, तो बजाय वो ब्लैंक छोड़ने के आप फिल लाजमी कर लें, ठीक है, उसको ब्लैंक ना छोड़ें। बाकी अगर कोई टॉपर अगर दिखाता है वो तो अब डिपेंड करता है उस टॉपर पे कि वो वाकई मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि ये अखलाक के भी अगेंस्ट बात है, लेकिन पेपर में ज़ाहिर बात है बच्चे थोड़ा इस तरह का कर रहे होते हैं। तो अगर वो करता है तो अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना ईमानदारी का सबूत दिया। और जो डिपेंड कर रहा है तो उसको मैं बिल्कुल यही मशवरा दूंगा कि बिल्कुल डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पेपर को आप सॉल्व करें, जितने आपको आते हैं वो मार्क करें, बाकियों को आप फिर अपने पास से ही मार्क कर लें। उसको ब्लैंक कम अज़ कम ना छोड़ें। 20 के 20 MCQs मार्क लाजमी करें। गलत मार्क करने से यही होगा ना कि आपको वो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने मार्क कर दिया हो सकता है आपका ठीक हो जाए, लेकिन जब ब्लैंक छोड़ेंगे तो एक बच्चे ने अगर लेट्स सपोज जस्ट 15 MCQ सॉल्व किए हैं और बाकी 5 उसने छोड़ ही दिए, तो अब हो सकता है 15 में से उसके सिर्फ 7 सही हों, और दूसरा बच्चा जिसको आते 15 थे और उसने सारे के सारे मार्क कर दिए, तो हो सकता है कि उसके 20 में से 15 आ जाएं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टोटल मार्क करने पे। तो सारे के सारे मार्क करने, कोई MCQ आपने छोड़ना नहीं है। इन सारे कंडीशंस को जहन में रखना है कि 4 5 मिनट आपके डिप्टी या सुपरिटेंडेंट दोनों ज़ाया कर सकते हैं या इन्विजिलेटर ज़ाया कर सकते हैं। वैसे कोशिश तो होती है टाइमली स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन पहले पेपर में बाज़ औक़ात ये इस तरह से कुछ मसाइल आ जाते हैं, या फिर ये भी होता है कि रफ वर्क के लिए हो सकता है कि आपको शीट ही प्रोवाइड ना की जाए, तो उसमें फिर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही जो है वो रफ वर्क सॉल्व कर लें। OMR शीट पे कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि जो आंसर शीट होती है वो प्रोवाइड करने में थोड़ा डिले हो जाता है, तो फिर इतना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, फिर क्वेश्चन पेपर पे ही आपने रफ वर्क कर लेना है। लेकिन अगर आपको ए शीट प्रोवाइड कर दी गई है तो उसके लास्ट पेज पे आपने फिर रफ वर्क करना है और क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते जाएं, और फिर आखिरी 2 3 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर OMR शीट पे फिल कर लें। और फिलिंग के लिए आप कोशिश करें मार्कर का इस्तेमाल करें, ठीक है। जो OMR शीट के सर्कल्स हैं उनको फिल करने के लिए आप मार्कर का इस्तेमाल करें।
क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम आपका बच जाता है। ठीक है, टाइम आपका बच जाता है। और ये जो फिलिंग है, करेक्ट फिलिंग का आपको पता है कि ये एरिया अगर बोर्ड वालों का जो मशीन उन्होंने रखी हुई है जिससे इसको चेक करते हैं, लास्ट टाइम तो उन्होंने मैनुअल भी करवाया था, लास्ट टाइम जब पेपर्स हुए थे ओएमआर शीट पे, तो उन्होंने मैनुअल भी करवाया था और मशीन से भी चेक किया था, काउंट उन्होंने मैनुअल वाला किया था। तो अगर 85% या उससे ज़्यादा सर्कल फिल्ड हो, ठीक है, तो उसको वो काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर इससे कम फिल्ड हो तो फिर वो काउंटिंग में नहीं आता, मशीन उसे रीड नहीं करती, तो वो एमसीक्यू ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से सर्कल जो आपने फिल करना है उसको मार्कर से फिल कर लें, उसमें टाइम का आपका थोड़ी बचत हो जाएगी और फिल भी प्रॉपर हो जाएगा। सही है। तो ये तो कुछ बुनियादी बातें हो गई सेक्शन ए के हवाले से, जिसमें आपके 20 नंबर हैं और 20 नंबर में आपके चैप्टर वाइज डिवीजन टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ये मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था कि आपके कितने एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आने हैं, कितने एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आ रहे हैं। ये तो डिवीजन आपके पास उम्मीद है मौजूद होगी कि एमसीक्यूज आपने किस तरह से तैयार करने हैं, शॉर्ट आपने किस तरह से तैयार करने हैं। तो यूनिट वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की पिक्चर मैंने आपके ग्रुप में शेयर की थी, उसको एक मरतबा दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। और आप मज़ीद तो आप कुछ तैयार नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसी को आपने रिवीजन करनी है। ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज के हवाले से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें 3-3 या 4-4 एमसीक्यूज हैं, तो तकरीबन आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 20 एमसीक्यूज हैं। तो तकरीबन 3 एमसीक्यूज हर चैप्टर में से आ ही जाते हैं, 3 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर। तो जो चैप्टर्स आपको अच्छे प्रिपेयर्ड हैं उनके एमसीक्यूज पहले मार्क करते जाएं। ठीक है, और जो सॉल्व करने वाले हैं उनको भी सॉल्व साथ साथ करते जाएं। मतलब सारा कुछ आपने उस पहले 20 मिनट के अंदर ही मैनेज करना है। एमसीक्यूज का मैं दोबारा बार बार इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये जो 8-10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले होते हैं इसी पे इतना टाइम लग जाता है। इसी में स्टूडेंट्स के तकरीबन 18-20 मिनट लग जाते हैं। इसी पे जब 18-20 मिनट लग जाते हैं तो पीछे उनके पास टाइम ही नहीं बचता एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से जैसे ही आपको पेपर मिलता जाए फ़ौरन आपने कंसंट्रेशन के साथ जो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है उसको आप मार्क करते जाएं। ठीक है, और मार्क करने के बाद फिर आप आखिर में 3-4 मिनट ओएमआर शीट फिलिंग के लिए भी लाजमी रखें। सही है। तो 3 एमसीक्यूज अगर हर चैप्टर में से आ रहे हैं, यूनिट नंबर 5 में से थोड़े कम एमसीक्यूज आते हैं, बाकी तकरीबन हर चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर आपके 5 चैप्टर्स भी वेल प्रिपेयर्ड हैं तो इसका मतलब है कि 15 नंबर तो आपके लाजमी एमसीक्यूज में से आने चाहिए। ठीक है, ये पेट मार्क्स होते हैं, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने करेक्ट मार्क कर लिया, कोई कटिंग नहीं है। सही है। तो मिनिमम टारगेट आपका 15 होना चाहिए और मैक्सिमम जिन्होंने 100 पूरे अचीव करने की कोशिश करनी है तो उनका यही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर वो 20 के 20 करेक्ट मार्क करेंगे तो फिर वो 100 आउट ऑफ 100 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लॉस कर दिए मार्क्स तो फिर टोटलिंग में भी आपके ज़ाहिर बात है पूरे नहीं आ पाएंगे। अब आ जाए सेक्शन बी। अब एक दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो पहले सेक्शन बी के बजाय सेक्शन सी को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उसमें जो मैं मशवरा देता हूँ, मैं तो मशवरा यही देता हूँ कि पहले आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, पहले आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लें जिसमें आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 6। ठीक है, आउट ऑफ 6 आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और ये जो 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपको पता है ये आपके हर चैप्टर में से एक लॉन्ग आ जाएगा, यूनिट नंबर 1 में से, 2 में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से, 5 में से हो सकता है आई एन आई, ज़्यादा चांस है 6 में से आ जाएगा, और 7 में से। हर चैप्टर से जब आपका एक लॉन्ग आ रहा है तो अब जिस बच्चे के 5 चैप्टर्स अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, 5 के अलावा 5 चैप्टर्स अगर अच्छे प्रिपेयर्ड हैं तो इसका मतलब है लॉन्ग सेक्शन उसका उसको पूरा का पूरा आता आता होगा। और अब तो ये है कि कोई अनसीन क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, सारे के सारे वो सवाल हैं कि जो आपके सीन क्वेश्चंस हैं, जो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल हैं, उसी में से सारा ये पोर्शन आना है। ठीक है, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 1 के लिए जो लॉन्ग का इम्पोर्टेंट है वो आपके जो लिमिट्स के प्रूफ्स हैं। ठीक है, लिमिट्स के जो प्रूफ्स हैं उनमें से कोई आ सकता है
या फिर जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है उसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है, या फिर एक्सरसाइज 1.5 में से ग्राफ वाला भी वो दे सकते हैं। इसका चांस थोड़ा कम है, ठीक है, 1.5 में से चांस कम है। ज़्यादा चांस है कि आपका लिमिट्स का जो प्रूफ्स हैं, सैंडविच थ्योरम है या ई वाला वो प्रूफ है, मतलब 1.3 से पहले पहले जो आपके प्रूफ्स शामिल हैं वो एक मरतबा लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चैप्टर 1 में से आपका लॉन्ग यहाँ से बनेगा। बाकी 1.1, 2 और 3 में से चांस कम है। या फिर 1.2 का जो सवाल है, 1.2 जिसमें आपने वो करना है, इन्वर्स फाइंड करना है और एफ इनवर्स ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल प्रूव करने हैं, ये हो सकता है बना दिए जाए। ज़्यादा चांस लिमिट्स के प्रूफ्स का है कि इसमें से कोई प्रूफ आपका आ जाएगा लॉन्ग के लिए। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में से आपका तकरीबन 95% चांस है कि एक्सरसाइज 2.7 में से लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा। एक्सरसाइज 2.7 के जो लास्ट क्वेश्चन है इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा। 95% चांस ये है कि यहाँ से आपका ये लॉन्ग आ जाएगा। चैप्टर 3 की अगर आप बात करें तो चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर वो 7 है या 8 है, जिसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट, जिसमें प्रूफ करना है, वो आ सकता है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपके जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें से ज़्यादा चांस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो ये इसमें ज़्यादा आपका जो प्रूफ वाला है ना, उनमें से सवाल आ सकता है। 3.3 के दो पार्ट्स हैं, वो आप एक मरतबा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वो पार्ट्स आपके बन सकते हैं। और दूसरा आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है जिसमें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने, उसका जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 3.3 का, इसके दोनों पार्ट्स में से कोई एक बन सकता है आपका लॉन्ग में। और इसके अलावा जो 3.4 है उसका भी क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। या इसके अलावा और भी 3.4 में से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में से बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में से बन सकते हैं। तो इन दो एक्सरसाइजेज में से ज़्यादा चांस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में से जो आपका लॉन्ग आना है वो आपका इन तीनों एक्सरसाइजेज में से किसी में से भी आ सकता है। 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आ सकता है। एक्सरसाइज 4.4 4.4 के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, एरिया फॉर ट्राइंगल और वो साले, और या फिर एक्सरसाइज 4.5 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, 4.5 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, इनमें से भी कोई बन सकता है। 5 में से तो मैंने आपको बताया कि 5 में से आपका चांस कम है लॉन्ग का आने का, और अगर आ गया तो फिर वो एक्सरसाइज 5.3 में से ही चांस है कि बनेगा। और 6 के लिए आपने बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज प्रिपेयर की हुई हैं, तो उन्हीं को आप अगर अच्छा दोबारा से एक मरतबा रिवाइज कर लें तो मे भी हो सकता है। वैसे इसका ज़्यादा चांस होता है एक्सरसाइज 6.7 से लॉन्ग बनने का। तो आप एक मरतबा फर्स्ट 3 रिवाइज कर लें, इस मरतबा पेपर आसान बनना है, तो हो सकता है कि आसान आसान क्वेश्चंस में वो पहली 2 एक्सरसाइजेज में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन में दे दें। 7 के लिए तो आपको पता ही है कि 7 के लिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनना है वो कहाँ से आना है, वो आपका एक्सरसाइज 7.3 के जो लास्ट 5 to 6 क्वेश्चंस है ये, या फिर जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें जो साइन अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो, या फिर इनके साथ जो एग्जांपल्स शामिल हैं 7.3 की और 7.4 की, इन दो में से ये आपका लॉन्ग बन जाना है। तो ये दो एक्सरसाइजेस और इनकी एग्जांपल्स आपने एक मरतबा गो थ्रू कर लेनी है, यहाँ से आपका लॉन्ग सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जी मुस्तफ़ा ने लिखा 6.456 से लॉन्ग आ सकता है। जी बेटे आ सकता है बिल्कुल, ज़्यादा चांस 6.7 में से होता है, ठीक है, ज़्यादा चांस 6.7 में से लॉन्ग का होता है। लेकिन इस मरतबा पेपर आपका थोड़ा आसान बनने जा रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि पहली 2 एक्सरसाइजेज में से ही हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक दे दिया जाए, ठीक है। तो ये आपने टोटल सेक्शन सी में 4 सवाल करने हैं। तो आप देखें जिस बच्चे ने चैप्टर 1 अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है,
चैप्टर 2 अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा प्रिपेयर करने से मुराद ये है कि उस चैप्टर की ईच एंड एवरीथिंग आपको आती हो, और उसमें से मेन आपको एरियाज मैंने बता दिए जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 अच्छा प्रिपेयर्ड है, 7 अच्छा प्रिपेयर्ड है, तो फिर भी आपके पास चांस होगा कि आपको उस 4 में से 5 तो आते ही होंगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस एज ए लेंथ वाइज थोड़े छोटे और जल्दी आप कर सकते हैं और आपको अच्छे आते हैं, बेस्ट आते हैं, तो उनमें से फिर आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। और इसका जो आपने टारगेट रखना है, इसका टारगेट इन 4 क्वेश्चंस का आपने टारगेट रखना है 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से मैक्सिमम चलें 50 मिनट तक। 50 मिनट तक कोशिश करें कि आप ये सेक्शन पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लें। 4 लॉन्ग है, तो अगर आप जो है वो 12-12 मिनट भी हर लॉन्ग को दें तो आपका ये सेक्शन सी अटेम्प्ट हो जाता है। बाज़ का चैप्टर 3 में से अगर 3.5 में से सवाल आ जाए जिसमें आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है और फिर जाके लास्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की चॉइस सबसे लास्ट भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल वो होते हैं कि जो बहुत ही लेंथी होते हैं, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर ही आपके 25 से 30 मिनट लग जाएं। तो एक क्वेश्चन पे 25 से 30 मिनट लगाने का मतलब यह है कि बाकी सारा पेपर आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो जब बाकी सारा पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आप खुद वहाँ पे पेपर में टेंशन में आ जाएंगे, और फिर हो सकता है कि जो सवाल आपको आते हों उनमें भी आप मिस्टेक करते चले हैं। सही है, तो इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सिलेक्शन आपने वो करनी है जो एज ए लेंथ वाइज इतने लंबे ना हो और आपको बेस्ट आते हो, उनको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिए। और इसमें एक सवाल आता है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए जाएं या ना किए जाएं, तो पहले ना किए जाएं। ठीक है, पहले आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना, पहले आपका जो 4 लॉन्ग है सिर्फ आपने वही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बाकी 5वां लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे जब आप सेक्शन बी मुकम्मल कर चुकेंगे तो फिर बेशक आप कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, लेकिन पहले आप सेक्शन बी को पूरा करें और फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा की तरफ जाएं। बाज़ का ये भी केस 1-2 आ जाते हैं कि एक बच्चे ने 6 में से 5 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लिए, और यहाँ पे फिर पहले तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 16, और यहाँ पे उसने 12 के बजाय 8 शॉर्ट कर लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि 4 शॉर्ट तो इसने यहाँ पे वेस्ट कर दिए। 4 शॉर्ट वेस्ट करने का मतलब ये है कि 16 नंबर तो उसने जो है वो यहाँ पे वैसे ही अपने ज़ाया कर दिए। यहाँ पे बजाय उसने एक लॉन्ग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया, एक्स्ट्रा का तो नंबर नहीं मिलेगा ना। ठीक है, वो तो आपको मार्क्स वही मिलेंगे जो बेस्ट 4 आपने किए होंगे, उनके मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। चलें, ये बात होगी आपकी सेक्शन सी के हवाले से जो आपने अटेम्प्ट करना है। अब आ जाएं सेक्शन बी के हवाले से। सेक्शन बी में आपको पता है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 16 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो यूनिट वाइज देखा जाए, अब इसके लिए आपके पास टोटल कितना टाइम मौजूद होगा? 30 मिनट आपके एमसीक्यूज के होंगे, और फिर 45 से 50 मिनट आपके यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। तो पीछे अब आपके पास तकरीबन 1 आवर एंड 45 मिनट्स, या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटा आपके पास, 1 घंटा और 30 मिनट आपके पास यहाँ पर मौजूद है फॉर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आपने टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? टोटल आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए आपके पास 1 घंटा और 30 मिनट मौजूद है, काफ़ी इनफ टाइम है, आराम से तसल्ली से आप कर सकते हैं। तो यूनिट वाइज डिवीजन भी आपको पता है कि यहाँ पर जो डिवीजन आपके पास है 6 चैप्टर्स की, उनमें से कितने शॉर्ट आपके आने हैं। और उसमें मैं आपको यही दोबारा एक मरतबा जो है वो मशवरा दूंगा कि आपको जो चैप्टर्स वेल प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज करें। बेशक साथ के साथ चैप्टर्स को रिवाइज ना करें, लेकिन उनमें से जो आपको बेस्ट प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं को आप रिवाइज करें, ताकि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको उसका ईच एंड एवरी स्टेप पता हो कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, बजाय इसके के साथ चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके जाएं और हर सवाल में आप जाके आगे क्वेश्चन में परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि अब इससे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो आपको बेस्ट आते हैं उन्हीं को अच्छा रिवाइज करें, और उनको इतना अच्छा रिवाइज कर लें कि पेपर में आप फिर किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना हो, उसको फ़ौरन से आप अटेम्प्ट कर लें।
तो यूनिट नंबर 1 की बात करें तो आपको पता है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है, सवाल आना है, ज़्यादा चांस आपका 1.3 और 1.4 में से चांस है कि आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगर आप यूनिट नंबर 2 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ पे बनेंगे, 4 भी बन सकते हैं। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके मिनिमम यहाँ से बनेंगे, 4 भी बन सकते हैं। इसमें आपका एक्सरसाइज 2.3 में से 2.4, 2.5, 2.5 के अलावा 2.9, ये एक्सरसाइजेज वो हैं जिनमें से आपका क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। इन एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह से आपने दोबारा रिवाइज कर लेने, इन एक्सरसाइजेज में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है। फिर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज आपकी 3.2, इसके जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के भी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी लास्ट पार्ट्स, इसी तरह से 3.3 और इसी तरह से 3.6 और 3.8, ये 4 एक्सरसाइजेज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये 4 एक्सरसाइजेज आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपके कितने शॉर्ट बनने, कम से कम आपके 3 शॉर्ट यहाँ से भी बन जाएंगे, बाकी 4 भी बन सकते हैं। 4 इसमें से भी आ सकते हैं, 4 इसमें से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले 3 यूनिट्स में से आपके तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। टोटल आपने 12 अटेम्प्ट करने, तो पहले 3 में से ही आपके 8 अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर अगर आप बात करें यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 में से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसका ज़्यादा चांस शॉर्ट क्वेश्चन का आपके एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.3, इन 2 एक्सरसाइज में से, या फिर आपकी जो 4.4 है उसमें जिसमें आपने एंगल फाइंड करने, ठीक है, उसमें जिसमें आपने एंगल फाइंड करने, वहाँ पे वो सवाल भी आ सकते हैं। और जो आपका 4.5 का है, 4.5 का जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं उनमें से, ठीक है, उनमें से भी आपका ये बन सकता है। 4.4 में थीटा वाले और 4.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में जो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल हैं, जिसमें आपने एंगल और 2 इक्वेशंस में उसको डिवाइड करने, उनमें से आपका सवाल आ सकता है। 2 सवाल आपके यहाँ से आने हैं। चैप्टर नंबर 5 की अगर आप बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर तो आपका सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट का चांस कम है। ठीक है, फिर आपका शॉर्ट का चांस कम है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, 6 में से वो दे देते हैं और बाकी चैप्टर्स में से एक एक दे देते हैं, 5 में से अगर ना आया तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका यहाँ से आएगा और ये ज़्यादा चांस आपका एक्सरसाइज 5.1 जिसमें 2 इक्वेशंस होती हैं, 2 इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये आपको दिए जा सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह डिमांड नहीं किए जाएंगे, जस्ट सिंपल आपको बताया जाएगा कि इसका आप शेडेड एरिया जो है वो फाइंड करके बता दें। चैप्टर नंबर 6 का आपने पहले अगर 3 एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली और इसमें से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इसमें से भी आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपने जो है वो पहली 3 एक्सरसाइजेज में से आपके 2 क्वेश्चंस होपफुली हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। या फिर आपका जो ये एक्सरसाइज 6.4, 5 और 6 है ना, 6.4, 5 एंड 6, इनके भी जो आपके क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सिर्फ जिसमें आपने इक्वेशन या उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो इनके पहले 2 क्वेश्चंस के जो पार्ट्स हैं उनको सिर्फ देख लीजिएगा, बाकी नीचे ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका ये 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो अब पीछे आपके जो बच के पीछे आपका रह गया चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको पता है कि इसमें भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तो मिनिमम आने हैं, कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें से आने हैं। और ये इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, कहाँ से आपका सवाल आना है, एक एक्सरसाइज 7.1 में से सिलेक्शन हो सकती है, 7.2 में से सिलेक्शन हो सकती है एंड 7.5 में से सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट के लिए 7.1, 2 एंड 5, लॉन्ग के लिए 7.4 एंड 3 एंड 4। ठीक है,
तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन 3 एक्सरसाइजेज में से बनेंगे। और ये अब आपके टोटल कितने शॉर्ट हो गए, 5, 8, 10, 13, 14 और ये 16। ये 16 क्वेश्चंस आपके इस तरह से मुकम्मल हो जाएंगे। और उन 16 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, उन 16 में से आपने जस्ट 12 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। 2.8 का मोहम्मद बिन आफ्ताब ने पूछा, 2.8 का चांस थोड़ा सा कम है। ठीक है, आ सकता है लेकिन चांस थोड़ा सा 2.8 का कम है। ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट एज कम्पेयर टू 2.8 की 2.9 और 2.10 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनका आपस में कंपैरिजन किया जाए ना, तो 2.9 और 2.10 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 2.8 के। अब देखें, ज़्यादा आप जो फोकस करें, जो लाइक स्टूडेंट्स हैं 90+ वाले हैं, वो तो पहले 4 चैप्टर्स में से कोशिश करें कि ये 10 सवाल उठा लें। ठीक है, फिर आप नीचे उनको जो अच्छा आता हो उनमें से 2 मज़ीद उठा लेंगे तो 12 उनके यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो जो क्वेश्चन सिलेक्शन करें, चैप्टर नंबर 1 की करें, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस की सिलेक्शन करें, चैप्टर 4 के क्वेश्चंस की सिलेक्शन करें, और चैप्टर नंबर 7 और 5। ठीक है, तो ये अगर आप टोटल काउंट करें तो 5, 7, 8 और 12 सवाल आपके यहाँ पर भी मुकम्मल हो जाएंगे। वीक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 7 इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की सिलेक्शन करें तो आपके 12 सवाल यहाँ पर भी तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने बन रहे हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 8 और बल्कि 10 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके ये 10 बन रहे हैं। तो बाकी फिर आपको 2 सवाल जहाँ से बेहतर आ रहे हों वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। वो आप चैप्टर नंबर 3 के भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 के किए तो फिर तो पूरे हो जाएंगे। या फिर अगर आपने चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज प्रिपेयर की हुई हैं उनमें से जो आएगा वो आप सिलेक्ट कर लें। तो पहले 10 क्वेश्चंस कोशिश करें आप इन चैप्टर्स में से कवर कर लें। अच्छा, अब बात आती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं या ना किए जाएं। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब स्टार्ट लें ना, स्टार्ट में आप बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। बाज़ औक़ात होता है कि पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, और पेपर स्टार्ट करने पे ही पूरा जब आपने वो अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद आपने यूँ किया हुआ है, तो पहला पेज ही जब एग्जामिनर को इस तरह का मिलता है तो उसके जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, जब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता तो उसके जहन में आता है कि ये बच्चा थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम अगर इसने लिए भी तो कोई 40-50 नंबर के दरमियान ये ले लेगा। तो ये इंप्रेशन आपने कभी भी नहीं देना। ठीक है, आप हमेशा स्टार्ट करें। यहाँ पे अगर आप सेक्शन सी स्टार्ट किया है तो सेक्शन सी में आप वो सवाल चूज करें जो आपको बेस्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, सोल्यूशन आप उसका लिखें और प्रॉपर आप उसको अटेम्प्ट करें। पेजेस आपके पास काफ़ी हैं, एक्स्ट्रा शीट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हुई वो भी बोर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर अगर खुदा न ख्वास्ता आप अटेम्प्ट करते हैं और आपका गलत आ जाता है तो इतना ज़्यादा यूं क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट अगर आपका गलत हो जाता है तो आपने एक सिंगल लाइन लगा दें उसके ऊपर। ठीक है, एक सिंगल लाइन लगा लें कि ये मेरा सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसको आप बस सिंगल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे ये आपका गलत हो गया। ठीक है, लेकिन कोशिश करें पहले ही सवाल गलत ना करें, तो उसको अच्छा अटेम्प्ट करें इंप्रेशन, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा जाए। अब लास्ट में जब आपका सेक्शन सी मुकम्मल हो चुका होगा, फिर इसी तरह से सेक्शन बी जब आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लें। लास्ट में अगर आप चेक करते हैं कि आपके पास अभी टाइम मौजूद है, 20-25 मिनट अभी मौजूद है, तो उसमें बजाय इसके कि जल्दी आप हॉल को छोड़ जाएं, तो क्या करना है आपने घर में जाके वैसे भी रेस्ट ही करना है। ठीक है, तो कोशिश करें कि वो 20-25 मिनट भी आप हॉल के अंदर यूटिलाइज कर लें और उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। मिनिमम आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें सेक्शन सी में से, और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप कर लें, या 2 या 3 एक्स्ट्रा अगर आपको आते हैं। ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लें आप सेक्शन बी में से, क्योंकि बोर्ड की जो पॉलिसी है, जो हमें पेपर चेक करते हुए वो पहले बताते हैं, उसमें हमने ये करना होता है कि स्टूडेंट के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो काउंट करने हैं। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो उसने पहले अटेम्प्ट किया या बाद में अटेम्प्ट किया। जो भी बेस्ट होगा, एक क्वेश्चन, एक बच्चा जिसने 12 शॉट के बजाय 15 शॉट अटेम्प्ट कर लिए आउट ऑफ 16, अब उन 15 में से
उसके जो बेस्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर हो सकता है कि पहले ही 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में उसके 4 में से 2-2 नंबर आ रहे हैं तो उनको फिर काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आगे वाले सारे सवालों में उसके पूरे पूरे हैं, 4 आउट ऑफ 4 हैं, तो वो सारे काउंट किए जाएंगे, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस काउंट किए जाते हैं। सेम इसी तरह से आपका जो सेक्शन सी है उसमें भी जो आपके बेस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो काउंट किए जाएंगे, जिसमें मार्क्स कम आ रहे हैं उसको एज एन एक्स्ट्रा कंसिडर कर लीजिएगा। तो बेस्ट 4 क्वेश्चंस आपके काउंट किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई शॉर्ट या कोई लॉन्ग किसी बच्चे का गलत हो जाए तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पे उसके मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं उसको। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो है वो कुछ बुनियादी बातें थी जो आपसे मैंने कहा शेयर कर दूं, ताकि कल आपका फर्स्ट पेपर है, ताकि आप अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं और पूरी तैयारी के साथ अटेम्प्ट करें। और टारगेट आप ये रखें कि अब आपके 3 ही पेपर्स हैं, तो टारगेट ये रखें कि आपके 90 प्लस मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए। 90 प्लस का आप टारगेट रखें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो ये तो तकरीबन हमारा अभी इस मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड हो गया, तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूं। अगर आपने कोई सवाल वगैरह पूछने हैं तो बिल्कुल दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो 5-10 मिनट के अंदर आपके सवालात के जवाब देने के बाद फिर हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं एंड करके दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो आप सवाल में पूछ सकते हैं।